हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 15 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 14 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह सबसे पहले सन 1991 ईस्वी में मनाया गया था। तो चलिए इसके विषय में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। यह अवसर 1991 से मनाया जा रहा है तथा यह बिजली मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। यह दिन ऊर्जा के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि यह हरित और उज्ज्वल भविष्य का सबसे अच्छा तरीका है। तो जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो यह सबसे पहले 1991 में मनाया गया था। 14 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह बिजली मंत्रालय के नेतृत्व में मनाया जाता है। यह किस कारण से मनाया जाता है? तो इसका आंसर है, यह ऊर्जा के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने उच्च जातियों के लिए सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने उच्च जातियों के लिए सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने उच्च जातियों के लिए सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की है। चलिए इसके विषय में कुछ और जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर उच्च जातियों के लिए एक आयोग की स्थापना की घोषणा की है, जिसे सामान्य वर्ग आयोग के रूप में नामित किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश सरकार है, इसने किससे प्रभावित होकर या किसके आधार पर इस आयोग की स्थापना की है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर उच्च जातियों के लिए इस आयोग की स्थापना की घोषणा की है। जो हिमाचल प्रदेश है, यह एक ठंडा प्रदेश है तथा भारत के उत्तर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तथा शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर तथा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी। तो भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल पंजीकृत ने किस राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है? शीर्ष गलत लग गया है यहाँ पर। हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल पंजीकृत ने किस राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। यूपी ने ईवी की कुल पंजीकृत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। कौन है? यूपी। दूसरे पर है दिल्ली, तीसरे पर है कर्नाटक, चौथे पर है बिहार और पांचवें पर है महाराष्ट्र। तो भारत में कुल ईवी पंजीकरण 8,70,141 हुए हैं। कितने हुए हैं? 8,70,141, जिनमें उत्तर प्रदेश यूपी में 2,55,700 पंजीकरण हो चुके हैं तथा दिल्ली में 1,25,374, कर्नाटक में 72,000
544, बिहार में 58,014 और महाराष्ट्र में 52,506 पंजीकरण हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश 2,55,700 पंजीकरण के साथ शीर्ष स्थान पर है और भारत में कुल 8,70,141 ईवी पंजीकरण हुए हैं। भारत की केंद्र सरकार ने ईवी और उससे संबंधित उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कम कर दिया है। जो भारत की केंद्र सरकार है उसने इलेक्ट्रिक वाहनों तथा इलेक्ट्रिक उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को कम कर दिया है। तो कितना कम किया है? तो जो ईवीएस है उस पर जो जीएसटी पहले 5% थी, पहले 12% थी, उसे घटाकर अब 5% कर दिया है। तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर है या चार्जिंग स्टेशन है उन पर जो जीएसटी पहले 18% थी अब उसे भी 5% कर दिया गया है। यानी ईवीएस पर 7% जीएसटी कम की गई है तथा चार्जिंग स्टेशनों पर 13% जीएसटी कम की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने कोड उन्नति के एक भाग के रूप में यूएनडीपी के साथ एक समझौता पत्र हस्ताक्षर किया है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कोड उन्नति के एक भाग के रूप में यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ एक समझौता पत्र हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक सरकार ने। किसने? कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक राज्य ने कोड उन्नति के एक भाग के रूप में यूएनडीपी के साथ एक समझौता पत्र हस्ताक्षर किया है। चलिए इसके विषय में कुछ और जान लेते हैं। तो जो कर्नाटक सरकार है उसके किस विभाग ने ऐसा किया है, किस विभाग ने हस्ताक्षर किया है? तो उसका आंसर है युवा अधिकारिता और खेल विभाग के माध्यम से, खेल विभाग द्वारा। तो युवा अधिकारिता और खेल विभाग कर्नाटक सरकार ने महिलाओं सहित युवाओं में उद्यमता और रोजगार के अवसरों पर तक पहुंच में सुधार के लिए राज्य स्तरीय पहल कोड उन्नति के एक भाग के रूप में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो किस विभाग द्वारा किया गया है? युवा अधिकारिता और खेल विभाग द्वारा। किस सरकार द्वारा, किस राज्य द्वारा? तो कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा। क्या कारण था? तो महिलाओं सहित युवाओं में उद्यमता और रोजगार के अवसरों तक पहुंच में सुधार के लिए इसे यह किया गया है। किसके साथ किया गया है? तो यूएनडीपी के साथ किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स यानी जीएसएस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर है 66वां। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स जीएचएस 2021 में भारत 66वें स्थान पर है तथा पहले स्थान पर अमेरिका है। कौन है पहले स्थान पर? तो पहले स्थान पर अमेरिका है। तो चलिए इसके विषय में कुछ समझ लेते हैं। तो भारत 195 देशों में से जो ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स जारी किया जाता है वो 195 देशों द्वारा जारी किया जाता है। तो भारत 195 देशों में से 66वें स्थान पर है, जिसका समग्र सूचकांक स्कोर 42.8 है। और तथा पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। कौन है संयुक्त राज्य अमेरिका? जो कि 75.9 इसका स्कोर है 75.9। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया
इसका स्कोर है 71.1 तथा तीसरे पर फिनलैंड जिसका है 70.9। तो भारत कितनेवें स्थान पर है? भारत है 66वें स्थान पर। इसका सूचकांक स्कोर है 42.8। पहले पर है संयुक्त राज्य अमेरिका जिसका है 75.9। दूसरे पर है ऑस्ट्रेलिया 71.1 तथा तीसरे पर फिनलैंड 70.9 के साथ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किस देश को 2022-23 द्विवार्षिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए फिर से चुना गया है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसको 2022-23 द्विवार्षिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO परिषद के लिए फिर से चुना गया है? तो इसका आंसर है इंडिया या भारत। क्या है? भारत। भारत को 2022-23 द्विवार्षिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन परिषद के लिए फिर से चुना गया है। तो चलिए इसके विषय में कुछ जान लेते हैं। भारत को, जो इंडिया है, उसे श्रेणी बी राज्यों के तहत 2022-23 द्विवार्षिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया है। श्रेणी बी के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि रखने वाले 10 राज्य हैं। उनका नाम है भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। तो भारत को इस परिषद में शामिल करने के लिए फिर से चुना गया है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में शामिल होने के लिए, जो कि एक द्विवार्षिक है। श्रेणी बी के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि रखने वाले 10 देश हैं। वो हैं भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला पहला देश बन गया है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें जो कार्य सप्ताह है वो अब 4.5 दिन का रहेगा? और यह पहला देश है जिसने 4.5 दिन का कार्य सप्ताह किया है। अभी तक 5.5 दिन का प्रत्येक देश में कार्य सप्ताह था, लेकिन अब जो संयुक्त अरब अमीरात है, UAE है, उसके द्वारा यह कार्य सप्ताह 4.5 दिन का कर दिया गया है। पहले 5.5 दिन का था। 5.5 दिन का कैसे? तो जो सोमवार से शुक्रवार तक तथा शनिवार को हाफ डे होता था, तो वो 5.5 दिन का था। लेकिन अब सोमवार से गुरुवार तक तथा शुक्रवार को हाफ डे और शनिवार रविवार को पूर्ण छुट्टी रहेगी। तो चलिए इसके विषय में कुछ और जान लेते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात ने यानी UAE ने 1 जनवरी से शुरू होने वाले अपने मौजूदा 5 दिवसीय वर्क वीक को 4.5 दिन में बदलने की घोषणा की है, जो उत्पादकता और काम सुधार, जीवन संतुलन में अपने प्रयासों के तहत कर्मचारी अनुकूल परिवर्तन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो जो यह एक पहला देश बन गया है जिसमें कार्य सप्ताह 4.5 दिन का कर दिया गया है। कब से किया जाएगा? तो 1 जनवरी से इसे शुरू किया जाएगा। किस कारण बस किया गया है? तो उत्पादकता और काम सुधार, जीवन संतुलन में सुधार करने के लिए। इस नए शेड्यूल के अनुसार सोमवार से गुरुवार तक काम का समय सुबह 7:30 बजे से
दोपहर 3:30 बजे तक होगा। इसके बाद शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। आधे दिन का समय होगा। अर्थात इस नए नियम के तहत शनिवार और रविवार को पूरे दिन की छुट्टियां होगी। इसके तहत 4.5 दिन का काले सप्ताह कर दिया गया है। किसमें? संयुक्त अरब अमीरात में। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अबू धाबी जीपी। अबू धाबी जीपी 2021 F1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है मैक्स वेस्टापेन। अभी जो कटर ग्रांड प्रिक्स हुई थी फार्मूला 1, उसके तहत जो ड्राइवर चैंपियनशिप खिताब जीता था वो थे लुइस हैमिल्टन द्वारा। किसके द्वारा? लुइस हैमिल्टन के द्वारा, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर थे। लेकिन अब यह खिताब मैक्स वेस्टापेन ने अपने नाम कर लिया है, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं। तो चलिए इसके विषय में कुछ जान लेते हैं। तो रेड बुल के मैक्स वेस्टापेन ने सीजन के अंत में अबू धाबी जीपी 2021 में मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन को हराकर अपना पहला फार्मूला 1 ड्राइवर चैंपियनशिप खिताब जीता। तो जो मैक्स वेस्टापेन हैं रेड बुल के, उन्होंने मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन को हराकर जो ड्राइवर चैंपियनशिप खिताब है वो अपने नाम कर लिया है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, थाईलैंड में आयोजित एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? जो थाईलैंड में एशियाई रोइंग चैंपियनशिप आयोजन हुआ है, उसमें भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। कितने? कुल 6 पदक जीते हैं, जिनमें से 2 स्वर्ण पदक तथा 4 रजत पदक हैं। तो चलिए इसके विषय में कुछ जान लेते हैं। तो भारत ने थाईलैंड में एशियाई रोइंग चैंपियनशिप थाईलैंड में जो आयोजित किया गया है एशियाई रोइंग चैंपियनशिप, उसमें 2 स्वर्ण और 4 रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। जो रोवर अरविंद सिंह थे सीनियर, उन्होंने लाइट वेट मेंस सिंगल स्कल्स इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। लाइट वेट मेंस डबल स्कल्स में भारत के आशीष फोगट ने और सुखजिंदर सिंह ने रजत पदक जीता है। जो लाइट वेट मेंस सिंगल स्कल्स इवेंट है, उसमें रोवर अरविंद सिंह ने स्वर्ण पदक जीता तथा लाइट वेट मेंस डबल स्कल्स में भारत के आशीष फोगट और सुखजिंदर सिंह ने रजत पदक जीता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने देश का पहला ड्रोन मेला ग्वालियर में आयोजित किया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा देश का पहला ड्रोन मेला ग्वालियर में आयोजित किया गया है? तो जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे, ग्वालियर एमपी में है, तो एमपी सरकार द्वारा ही आयोजित किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने देश का पहला ड्रोन मेला ग्वालियर में आयोजित किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्वालियर में आयोजित किया गया है। तो मध्य प्रदेश में देश का पहला ड्रोन मेला ग्वालियर में आयोजित किया गया। ग्वालियर ड्रोन मेला का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स और कॉमर्स ऑफ एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। तो केवल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही नहीं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था। श्री सिंधिया ने कहा है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। कहाँ खोले जाएंगे?
तो ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे, श्री सिंधिया जी ने कहा है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्री ने SC/ST पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की है? तो ऐसा कौन सा मंत्री है जिसने SC/ST पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की है? तो इसका आंसर है डॉक्टर बीरेंद्र सिंह। कौन है? डॉक्टर बीरेंद्र सिंह। डॉक्टर बीरेंद्र सिंह द्वारा SC/ST पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की गई है। तो जो डॉक्टर बीरेंद्र कुमार हैं वो कौन हैं? तो डॉक्टर बीरेंद्र कुमार केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। कौन हैं? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। इन्हीं के द्वारा SC/ST पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की गई है, जिसका नंबर है 14566। क्या है? 14566। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर बीरेंद्र कुमार द्वारा SC/ST पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की गई है, जिसका नंबर है 14566। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्री ने 1971 में जो भारत पाक युद्ध था, जिसके तहत बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया गया था, तो किस मंत्री ने 1971 के युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया है? तो ऐसे कौन से मंत्री हैं जिन्होंने 1971 में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है राजनाथ सिंह। कौन? राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह द्वारा 1971 के युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए इसके विषय में कुछ जान लेते हैं। तो जो राजनाथ सिंह हैं वो भारत के रक्षा मंत्री हैं, आपको पता ही होगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया। इन्होंने उद्घाटन समारोह में वॉल ऑफ फेम 1971 भारत पाक युद्ध का उद्घाटन किया है। स्वर्णिम विजय पर्व 12 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में इंडिया गेट लॉन में भारत पाक 1971 के युद्ध में सशस्त्र बलों की वीरता और व्यावसायिकता और बांग्लादेश की मुक्ति में उनके योगदान की स्मृति में एक कार्यक्रम है। जो स्वर्णिम विजय पर्व है वो बांग्लादेश की मुक्ति में जो वीर थे उनके योगदान की स्मृति में एक कार्यक्रम है, इसीलिए इसे आयोजित किया गया है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।